बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। आपकी ज़िंदगी यकीन माने खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगी। और खुशी इस तरह से भी मिलती है जब आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी आपको अता किया है यकीन माने बहुत बेहतर है। हमारी एक आदत होती है, हम कंपैरिजन करते हैं। शायद मैं खुद भी कभी कभी इन चीज़ों में शामिल हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ही ये नहीं सोचती हूँ। कभी कभी बंदे के जहन में आ जाता है मेरे पास ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बाकी कितने लोगों से बेहतर रखा है तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी खुशहाल भी होती है, आप सेटिस्फाइड भी होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। शुक्र अदा करते रहें, आपकी नेमतों में इजाफा होगा। हम आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम में खबरें भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है हमने उनको भी विश करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताते चलूँ, आज न्यूरो सर्जन हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। दिमागी अमराज के हवाले से हमने बात करनी है और सारा मसला ही मैं तो कहती हूँ यहाँ का है। आप अच्छा सोचते हैं यहाँ से सोचते हैं, बुरा सोचते हैं यहाँ से सोचते हैं। किसी के लिए बेहतर करना है यहाँ से सोच के करना है। ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप टेंशन फ्री ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। ऑल्दो बहुत मुश्किल है, इसको आसान बनाने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। खबरें क्या हैं? मेगा करप्शन के खाते खुल गए। बुज़दार, फरागोगी, बुशरा बीबी, भाई और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और इसके बाद जी अगली खबर हमारे पास है। जहांगीर तरीन अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली। अली जैदी, इमरान इस्माइल, मुराद रास की शामिल। देहात में शहर की सहूलियात, वज़ीर आला ने अमल दरामद का टास्क दे दिया। अगली खबर है जी लंबी ड्यूटी और नाकिस खुराक, पुलिस एहलकार खतरनाक अमराज में मुब्तला हुए। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ने आज हमें ज्वाइन किया है। आमिर रजा खान साहब और अली सईद साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम है, शुक्र। शुक्र मैंने जैसे कि पहले कहा अदा करते रहना चाहिए। आपका ये शुक्र ही जो है आपकी नेमतों में इजाफा करता है। लेकिन यहाँ पर नेमतों में इजाफा कैसे हुआ और अब जब खाते खुले हैं तो आई एम सॉरी, इसको वैसे नेमतों में इजाफा नहीं कहेंगे। आ जाएं जी पहली खबर की तरफ। मेगा करप्शन के खाते खुल गए। फरागोगी, बुशरा बीबी, भाई और बेटे के खिलाफ मुकदमात दर्ज। आमिर भाई, देखें बड़ा मिस्टीरियस सा किरदार है ये अब तो क्लियर होता जा रहा है। गोगी है। नहीं, मिस्टीरियस किरदार इसलिए भी है, ये आपको पता है ना, हॉकी और बैडमिंटन की प्लेयर भी थी और किसी ज़माने में हम उनको खेलता वो भी देखते हैं। और उसके बाद ये जिस तरह से एहसन जमील गुज्जर की ज़िंदगी में गई और फिर उसके बाद वो पिंकी पीरनी, सॉरी बुशरा बीबी, फरह गोगी की बात है। फरत उस वक्त नाम था, फरत शहजादी नाम था। अब फरह गोगी और फिर पता साई साहब को भी गोगी सब कुछ है, गुज्जर ऐसे और नहीं साई साहब, आप मतलब एक डिक्शनरी है खवातीन के हवाले से। साई साहब से हम तो रब्ता करते होते हैं कि फलां फितून के बारे में बता दें। ऑन एयर ही आपने कह दी। इसमें ऑन एयर होने की कौन सी बात है? किसी को भी मालूमात चाहिए होगी तो उसको पता होने की इस बंदे से नहीं। तो ये वाकई में जो बुज़दार दौर था और फिर उसके बाद परवेज़ इलाही दौर था। परवेज़ इलाही में तो खैर फराह गोगी का नाम मोहन्नस इलाही हो गया था, लेकिन बुज़दार दौर में फराह गोगी जो थी वो पूरी तरह पंजाब में थी। और पुलिस क्या और आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या और आपके डिपार्टमेंट्स क्या, साई साहब भी शायद उसकी तस्दीक कर सकें कि जितने तबादले और तकर्रियाँ हुई वो पैसों के बेस पर हुई और उसमें इतनी मेगा करप्शन है और उसके जो सबूत मौजूद हैं वो बेपनाह हैं। फिर ये इमरान खान साहब के सुतेले बेटे जो हैं इब्राहिम, इनके बारे में बहुत सारी दास्तानें और बहुत सारी खावर मानेका का बेटे इमरान खान साहब के सुतेले, सॉरी जिसके भी सुतेले बेटे, यार मुझे अब उसका नहीं पता, उसके सुतेले बेटे, इनकी करप्शन और फिर उस पर उसके सुतेले बाप का जिस तरह से साया था इस करप्शन के ऊपर जिसमें हिस्सा वसूल किया जाता था। इनके बारे में एक बड़ी दास्तान है कि ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे थे तो रोज़ाना ये 2.5 से 3 करोड़ रुपए की नई गाड़ी में आते थे, यानी हर रोज़ कोई नई गाड़ी आनी है इंटर्नशिप के दौरान। तो ये एक ऐसा मामला है जिसपे
मेरा ख्याल है जितनी तहकीकात की जाएँ, जितना इसको शफाफ किया जाए और जितनी ये ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स हुई हैं उस दौर में, वो सब की सब एक दफ़ा छान ली जाएँ कि लोग कैसे लगे। और पुलिस के बारे में तो तहकीकात शुरू भी हो गई हैं कि पुलिस के जो अफसरान इस सारे काम में मुलव्वस रहे हैं, जो आपको एक तरीक़ाकार है जिस तरह से फ़ाइल बनती है, किसको ऊपर लाना है, किसको नीचे लाना है, उसमें जो भी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, मेरा ख्याल है जब ये सामने आएंगी तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। लेकिन असल बात ये है कि गोगी इस वक्त बाहर बैठी है, गोगा यहाँ पे मौजूद है और गोगा और उसकी बेगम जो हैं उनको मेरा ख्याल है अब पकड़ना चाहिए और पकड़ने के बाद इस गोगी को भी इंटरपोल के ज़रिए लाना चाहिए और ये सारा मामला आवाम के सामने खोल कर पेश करना चाहिए। मुझे ये बता दें कि आराम से कोई करप्शन करे, इतने इतने बड़े स्कैंडल मंजर आम पर आए और फरार हो जाए। साई साहब, इतना मुश्किल है फरार होना। अब ये फराह गोगी साहिबा तक हाथ पहुँचने क्या बहुत बहुत मुश्किल टास्क है? आना मसला ये है कि जो इस तरह के लोग होते हैं उन्होंने सारी प्लानिंग की होती है। जैसे ही गवर्नमेंट के आखिरी एग्जाम आते हैं ये टिकट कराते हैं और निकल जाते उन्होंने अपना बोरिया हैं। इनको पता होता है, चूँकि मैं एक बड़ी मज़े की बात है कि मैं एक दिन जैसे आप कह दें, आमिर भाई कह दें, कोई भी कह दें गाड़ी रजिस्टर्ड करवा दें, तो मैंने ऐसे ही एक्साइज वालों को कहा जी ये बंदा आ रहा है, इसकी गाड़ी रजिस्टर्ड करवा दें। मैंने कहा शायद फराह साहिबा की गाड़ी नहीं, वो गाड़ी रजिस्टर्ड कराएं। तो मैं उनके पास ऐसे ही वहाँ पे खड़ा था तो उसने आगे कमेंट्स में लिख दिया अली साहिब। मैंने उसको कहा भाई डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कर लिए, पैसे उसने पूरे दे दिए, गाड़ी रजिस्टर्ड हो गई, आपने मेरा कमेंट्स में क्यों नाम लिखा है? या तो हो कोई इलीगल काम है, रूटीन का काम है, आपने ये तो बड़ी ज़्यादती की है। उसने कहा साई साहब, एक दफ़ा सेक्रेटरी साहब की जानिब से ये कहता है पुरानी बात है, सेक्रेटरी साहब ने कहा जी कि ये गाड़ी रजिस्टर्ड करवा दी। वो गाड़ी हमने रजिस्टर्ड कर दी और जो कंप्यूटर ऑपरेटर था वो अक्लमंद था, उसने लंबी सी स्पेस दे के कोई 200 स्पेस दे दी, एंड पे जाके लिखा केयर ऑफ सेक्रेटरी साहब। कहता है कोई 2 माह गुजरे तो सेक्रेटरी साहब ने उस पर इंक्वायरी लगा दी कि ये तो आपने गाड़ी इलीगल रजिस्टर्ड की है। तो जब खाता खोला तो जाके डिटेल लेके गए तो उनको बताया ये तो आपके रेफरेंस से बंदा आया था। तो उन्होंने कहा हम रिमार्क्स में ज़रूर लिखते हैं नाम, जो भी बंदा आता है। जितने भी सरकारी आला अफसरान ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं, सिफारिश इस्तेमाल करते हैं, ये आप याद रखें कि आपने सिफारिश करवाई है, आपका डाटा आईजी ऑफिस के जो डीआईजी हेडक्वार्टर है उनके कंप्यूटर में मौजूद है कि आप डीपीओ सियालकोट लगे हैं तो किसकी सिफारिश पे लगे हैं, डीपीओ मंडी बहाउद्दीन लगे हैं तो किसकी सिफारिश पे लगे हैं, डीपीओ सरगोदा लगे हैं तो किसकी। इसी तरह सीएम ऑफिस में चूँकि वहाँ पे सिफारिश आ रही होती है तो सारी डिटेल आगे लिखी होती है। और जो डायरेक्ट आते हैं पैराशूटर उनका भी सारा जिक्र होता है। और मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं, मुझे पता है बहुत सारे अफसरान की वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं जो मोहम्मद खान भट्टी को पैसे देते थे और पैसे देकर पोस्टिंग लेते थे। और उससे पहले जो खाते हैं बुज़दार साहब के ज़माने में, जो फराह गोगी के ज़माने की जो बात है वो तो अंधेर नगरी थी। उस वक्त तो ताहिर खुर्शीद साहब जो थे, एफआईआर भी दर्ज हुई है कल के एंटी करप्शन में, उसमें तो चीज़ें जो हैं वो इंक्वायरी के बाद यहाँ हो जाएंगी कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी को हम पे मुसल्लत किया गया, किस तरह नालायक लोगों को आगे लाया गया और 3.5 साल में इस मुल्क का जो हाल किया, इस सूबे का जो हाल किया और जो अदारों के साथ तबाही की गई, वो देखने के बयान करने के काबिल नहीं है। लेकिन ऊपर जो बैठा महात्मा था वो कहता था कि मैं पंजाब से भी, पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करूँगा। भाई जो आपके सबसे करीबी लोग हैं, ये कैसे हो सकता है कि आपकी मिसेज़ की जो दोस्त हैं और जो आपका चहेता वज़ीर आला पंजाब है बुज़दार साहब, मासूम आदमी है, वो जो करप्शन कर रहे हैं और अरबों खरबों के मालिक हो गए हैं। आपको पता पे कौमे लगा लेना, कौमे क्या, वो सारा कुछ लगा लें, उसको तो कैब चढ़ाते हैं मासूम को। उन्होंने तो मासूमियत की हद कर दी ना कि अरबों खरबों के मालिक हो गए हैं। और फिर भी ये कहते थे कि नहीं जी बुज़दार साहब बड़े कॉम्पिटेंट है। हालांकि जितने भी उनके करीब लोग थे, पीएसओ और सिक्योरिटी स्टाफ या दीगर जितने अफसरान थे, वो कहते 10-11 बजे दफ्तर आते थे, 4 बजे ये चले जाते थे, किसी चीज़ की समझ नहीं आती थी। मैं एक दफ़ा पहले भी कोट किया था, मेरी ज़ुबान की ये वर्डिंग नहीं है। एक अफसर बताते हैं कि मैं जब पहली दफ़ा बुज़दार साहब की मीटिंग में गया, आईजी पंजाब भी साथ थे, एडिशनल आईजी भी साथ थे, कहते प्रेजेंटेशन मैंने देनी थी। तो कह रहे प्रेजेंटेशन चल रही है, तो कह रहे थे जी कि ये भी आपने करना, ये इसकी अप्रूवल चेयर ने देनी है। तो चेयर का मतलब है जो सीएम बैठा है या जो भी हेड है, चूँकि उनकी दफ्तरी ज़ुबान है। तो कहते हैं बुज़दार साहब लेफ़्ट राइट देखना शुरू हो गए, कौन सी चेयर में देनी। इतनी ग्रिप थी उनकी काम पे। तो ये इस तरह के लोग जब आपने मसल्लत किए और इस मुल्क को तबाही, ऐसे गूफ लाए इसीलिए जाते हैं, इसी गूफ इसलिए होते हैं कि आप वो सिर्फ बस आपने जो कराना है, आपने एक रोबोट सिर्फ वो एक मोहर होती है कि उनकी मोहर सब कराई जाती है। जिधर मर्जी मोड़े जाएंगे। लेकिन ये इतना गूफ नहीं था
बुजदार। सॉरी हमारे भाई बात को कंटिन्यू करेंगे। कुछ पागल होते हैं जो चीजें उठा के अपने घर की तरफ फेंकते हैं, वो पागल नहीं होते। जो पागल घर का सामान बाहर फेंके वो पागल होते हैं। ये इतना गूफ नहीं था, उसने बहुत सारे अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को नवाजा, अच्छा खासा बहुत सारी जमीन पर कब्जा किया। जहां वो गोगी और गोगियों को पैसे देता था वहीं पर वो अपने पैसे भी हिस्सा रखता था। ऐसे। तो ये सारा मामला जो है वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चाहे कुछ भी करे, मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था कि ऐसे लोगों को जिन्होंने पंजाब को लूटा और घसूटा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ना जाइए, इनका एहतसाब करना चाहिए। निगरान हुकूमत इस वक्त मौजूद है, इंडिपेंडेंट हुकूमत है, कोई सी सियासी वाबस्ती नहीं है, इनको तो कम अज़ कम ऐसा एहतसाब करके देना चाहिए। तो जो मेरा लूटा हुआ पैसा है, जो मेरे पंजाब का लूटा हुआ पैसा है, वो इनके गलों में से निकलवाएं, इनके घरों में से निकलवाएं और वो वापस पंजाब को जाए। नज़र आए कि हमने इतना और ये मुश्किल टास्क नहीं है, सब चीजें एविडेंस मौजूद हैं। अच्छा अना, एक बड़ी अहम बात है कि डीपीओ मंडी बहाउद्दीन जो था ना, 2 लोग ऐसे हैं जो 3 दफ़ा वहाँ पे लगे हैं और पिछले तकरीबन 3 साल में लगे हैं। समझ नहीं आती कि वहाँ पे क्या था या उनसे क्या काम लिया जाना था कि सिर्फ उन्हीं 2 बंदों को पहले डीपीओ लगाया जाता, फिर हटाया जाता, फिर डीपीओ लगाया जाता, फिर वही 2 अफसर जो हैं वो 3 दफ़ा मंडी बहाउद्दीन में डीपीओ तैनात रहे हैं। इसी तरह की जो बहुत सारी पोस्टिंग्स हैं, ज़ाहिर है अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो इस पे सवालिया निशान तो आएगा ना कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं जो आप इन्हीं लोगों को लगा रहे हैं, या उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है जो वो वहाँ पे लग रहे हैं बार बार सिफारिशें करवा के। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब इंक्वायरी होगी अब बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन लोगों ने सबूत नहीं छोड़े होते, ये सारा कैश पेमेंट करते हैं और बैंक में ट्रांजैक्शंस नहीं करते। ये जो कैश पेमेंट होती है ये भी ऑफ द कैमरा होती है, सारा कुछ देखभाल के की जाती है। फ्रंट मैन इन्होंने रखे होते हैं जो बंदे पैसे वसूल करते हैं, इसलिए चीज़ें साबित करना। पकड़ा गया फ्रंट मैन जिसने 94 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन कराई और 14 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन हैं 152 अकाउंट्स में से। इस फराग गोगी के 14 अरब रुपया कम नहीं होता सही साहब, 100 करोड़ हुए तो 1 अरब बनता है। आप 1400 करोड़ जो हैं इन लोगों के लिए उनकी रकम जो है वो ट्रांजैक्शन है, वो बैंकिंग पे है और इससे 150 अकाउंट खुले, चीजें प्रूव आप एक से दूसरा अकाउंट खुलवाने जाएं आपको लग पता जाए 10 साहब से सवालात किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइवेट बैंकर्स अब इस पर क्या बात करें कि वो मैनेजर्स कहते हैं कि आपके पास जहाँ से पैसा है आप हमारे अकाउंट में रखवा दें, इस पर आप इंटरेस्ट ले लें, हम ट्रांजिट कर देते हैं, इसको फला कर देते हैं। एक फ्रंटमैन पकड़ा भी गया है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। ये सारे का सारा केस जो है ये ज़मान पार्क पे जाके ख़त्म होता है, रुकता है और वहाँ से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए थी। चलें सबूत इकट्ठे कर लिए इस नौसरबाज के और इसकी नौसरबाजी तो घड़ियों में भी साबित हो गई। वो करवा दिया ना केस, उसने पर्चा दर्ज करवा दिया जिसकी आपने जाली रसीदें जमा कराई हैं, तो इससे बड़ा सबूत क्या होएगा। तो मेरा ख्याल है मज़ीद सबूत जो हैं वो तलाश करने के बजाय उसी गोगे को पकड़ें और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। उससे सारा गुलवाएं, ऐसे ही है। वो आपको रूट भी बताएगा, वो आपको बताएगा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर तो केसेस हैं तो साबित होने चाहिए और उस पर फिर सजाएं होनी चाहिए। हाँ, आप किसी जो को पिछले दौर में हुआ कि आपने आगे के लिए इन चीजों को रोकना है। मुकदमात में अच्छा जी, ये तो थे जी करप्शन के खाते खुले, जिसने जो लूट घसूट करनी थी करके अगले तो निकल गए। और अब यहाँ पर जी हमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब थोड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं मुल्की मईशत को लेकर। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, मिसाक मईशत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है, सबको मिलकर बैठना होगा। कल उन्होंने दौरा किया है जी FPCCI का। आमिर भाई देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं कम से कम इस मामले पे इस पर आवाज़ जो है बहुत लंबे अरसे से शहबाज शरीफ उठा रहे हैं कि हमें मसाके जब वो अपोजिशन लीडर भी थे और गोगे की हुकूमत थी उस वक्त भी यही मामला था कि वो कहते थे कि मसाके मईशत करें ताकि मुआशी तौर पे तो हम लोग बेहतर हैं। तो अब जरदारी साहब ने ये अलम उठाया है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी एक से है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। वो साबिक सदर हैं, फिर चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और को चेयरमैन हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर निकले हैं तो वो इसमें कामयाब होंगे। इस वक्त तमाम पार्टीज़, मैं ये समझता हूँ मां सवाए उस एक दहशतगर्द पार्टी के, तमाम पार्टीज़ इस पर मुत्तफिक हैं कि मसाके मईशत होना चाहिए। और अगर जरदारी साहब के मुँह से ये निकला है तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में, चाहे वो कल क्योंकि बजट आ रहा है, होने जा रहा है, तो कुछ होने जा रहा है जिसमें किसी की भी हुकूमत बने, अब जो इलेक्शन होंगे उसमें किसी की हुकूमत बने, वो मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो नज़र आपको नहीं आएगा। क्योंकि
जिस तरह से मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत किया था और एक डिक्टेटर को चलता किया था इस मुल्क से, उसी के नतीजे में इलेक्शंस हुए थे 2008 में। जरदारी साहब आए थे, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए और उसके बाद वो सियाद दौर आया जिसका हम उससे पहले जिक्र कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप लिया है और अच्छा किया उन्होंने चैम्बर में गए। इनको तमाम शहरों में जो चैम्बर्स मौजूद हैं वहाँ पर जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, इनको इत्मीनान में लेना चाहिए। उसके बाद एक ऐसा मुआशी एग्रीमेंट जो है या इमरानी माहिदा जो है वो तश्कील पाना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स भी शामिल हों। ऐसा ना हो कि आप 8 बजे दुकानों का कहें तो ताजर जो हैं वो उम्रे की टिंडों के साथ वो जो है वो बाहर आकर उस पर करना शुरू कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम के स्टेक होल्डर्स को साथ लें। मुल्क भर में 8 घंटे की ड्यूटी और 8 घंटे की दुकानें जो हैं इनको लाजम करार दिया जाए। ये लेकिन वो सारे मिसाके मुआशरत में शामिल होने चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना, सबकी रजामंदी से अगर आप ये करेंगे तो इसका एक्चुअली फायदा भी होगा। खबर है जी नेक्स्ट, इस पे हमारे हैं जहांगीर तरीन। अलीम खान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली, अली जैदी, इमरान इस्माइल, मुराद रास भी शामिल। जी आमिर भाई क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, अदम इस्तेकाम के बाद इस्तेकाम पार्टी बन रही है और जो अदम इस्तेकाम दहशतगर्द जमात में हुआ और उसके बाद जो लोग छोड़ के गए थे, जो लोग शामिल हैं वो इस्तेकाम ला सकते हैं। देखें इस्तेकाम लाना या ना लाना पार्टी का नाम रखने से, अब जिन्होंने भी वो तहरीक इंसाफ नामी पार्टी बनाई थी तो उनका इंसाफ से क्या ताल्लुक था? सही बात है, बात तो ये है जितनी नाइंसाफियां उन्होंने की हैं सबके सामने, सबके सामने। तो ये ऐसा नाम रखने से तो कुछ नहीं होता, नाम तो एक नाम है, इस नाम में क्या रखा है शायर ने भी कहा था। तो मेरा ख्याल है कि जितने परिंदे, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि सम टाइम नाम ही काफी होता है। जितने कबूतर उड़े थे वो अब उनको एक छतरी मुयसर आ गई है और एक तो आलू को भी मुयसर आ गई है हांडी। वो आलू हर हांडी में चला जाता है आराम से। नहीं अभी तो नहीं है, इसमें भी नहीं चला गया, कल नहीं चला, कल चला गया। सोशल मीडिया पे तस्वीरें डिनर किया है। हाँ डिनर किया, मेरा ख्याल है रखा नहीं तो साई साहब डिनर क्यों किए गए? आलू तो चला गया ना, रखना ना रखना आप उसको निकाल के किसी डोई के साथ बाहर रख दें, आलू चला गया एक दफा हांडी। और मैं समझता हूँ कि पार्टीज जितनी मर्जी बने, ये वही चेहरे हैं जो इस मुल्क को उस तरह का ना इंसाफ दिला पाए, ना उस तरह का इनकलाब दिला पाए, ना उस तरह का वो रियासत मदीना बना पाए। ये वही मिस्त्री और मजदूर हैं सारे। अब ये क्या इस्तेकाम लाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वही चेहरे हैं जो घूम फिर के दूसरी पार्टीज में जाते थे। अभी आप जिनके भी नाम मैं लूँगा, आप नाम खुद ही पढ़ते चले जाएं इस खबर के साथ साथ। सैकड़ों 20 नाम है, सैकड़ों तो नहीं है, तकरीबन 100-150 लोग वो जो पिछले पार्लियामेंटेरियंस थे वही चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अवाम इनको उस तरह से शायद पेशेराई ना दे जिस तरह का ख्याल किया जा रहा है, क्योंकि वो उसी नशे में थे। अभी सब चीज़ें ना वो ताज़ीद भी हैं। ये जो वोटर्स उसी नशे में हैं जिस नशे में उनका लीडर था। तो ये नशाई जो हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि इनको इस तरह से कबूल करेंगे जिस तरह का किसी को ख्याल आ रहा है। तो ये पार्टी जो है मुझे लगती है, मैंने अभी साई साहब से मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा था ये एक इलेक्शन की पार्टी होगी। अच्छा, अब मुस्तकबिल क्या है क्या नहीं है, तो साई साहब ने भी उसका आगे से बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था। साई साहब मैंने यही कहा था कि सारी पार्टियां एक इलेक्शन के लिए आती हैं, उसके बाद फिर डिसमेंटल हो जाती है। ऐसे ही कई पार्टीज नहीं होती हैं। इक़्तिदार जब मिलता है तो उसके बाद समझ आती है। फिर कई लोग देखे ना किस हद तक चले गए कि फौजी अमला को नुकसान पहुंचाया, गिराव जलाव किया, वहाँ पे अपनी पार्टी के झंडे लहराए, फिर वहाँ पे काबज़ होके बैठे रहे आपको 2-4 घंटे। तो ये इक़्तिदार का नशा बहुत बुरा है। और इसमें ये सारे वो लोग हैं जो इसी जहाज़ पे बैठ के तहरीक इंसाफ में आए थे। हम हर अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि तरीन साहब ने टाकी शाकी मार दी है उस जहाज़ पे। अब ये लोग, आमिर भाई कह रहे हैं छतरी पे बैठ गए, मुझे लगता है वो जहाज़ पे बैठ गए हैं। खान साहब तो चाय भी नहीं पूछते थे, तरीन साहब अच्छी तौर से भी करते हैं और लोगों के अखराजात भी बर्दाश्त करने की उनमें हिम्मत है। तो ये पार्टी मेरा ख्याल है कुछ बेहतर चलेगी। जिस तरह आमिर भाई सोच रहे हैं, हमारी सब की भी यही सोच है कि वक्ती तौर पर ये पार्टी बनी है। अगर इस पार्टी को ऐसे कैसे और लगता है ये बता दें आमिर भाई, ऐसे ही बनी है हमें। ये कोई एक पार्टी नहीं है, इस तरह की बहुत सारी पार्टी हमारी हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी पार्टीज आई, जिस तरह से बनी उसी तरह से बिखर गई। हाँ, लेकिन देखें 67-68 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, आज 2023 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है।
88 में जाके मुस्लिम लीग, लेकिन आप मेरे से बेहतर जानते हैं वो पार्टी कैसे बनी, कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, क्या क्या कुछ मुल्क के लिए जो किया। साई साहब बात कर रहे हैं ना कि तमाम एक इलेक्शन के लिए आती हैं, तो कुछ पार्टीज मुस्तकिल रहने के लिए भी आती हैं। इसी तरह से आप मुस्लिम लीग नवाज का अगर देखें तो कहाँ से इनका सफ़र शुरू होता है, खुद मियाँ नवाज शरीफ का तहरीक इस्तक़लाल से, आज तहरीक इस्तक़लाल का नाम नहीं नाम बिल्कुल ऐसे, और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के बाद दूसरी बड़ी जमात थी, लेकिन वो जिन्होंने बनाई उन्होंने इसको बिखेर दिया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जिन्होंने बनाई थी, तरीन साहब का तो आपने नाम ले लिया, अली खान का सेंट्रल पंजाब में नाम ले लिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को मजबूत भी किया, बनाया भी, और एक ऐसे महबूतुल ख़वास इंसान को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जिसने आपकी मईशत को, आपकी अखलाकियात को, आपके इक़दार को, आपकी सियासत को, आपकी नस्ल को तबाह बर्बाद करके रखा। सबसे बड़ी एक नस्ल मुतासर होगी इससे। तो मेरा अपना इस पर देखना है कि बहुत सारी पार्टीज इस तरह की बनती है, जिस तरह का ये नाम है, मुझे तो ये नाम भी इस तरह का कोई अट्रैक्टिव नाम नहीं लगता। वो मैं अभी साई साहब को बता रहा था कि इसका बनता है IPP, और IPP से हमें बड़ी नफरत है क्योंकि हम कहते हैं जो बिजली बनाते नहीं है और पैसे ले जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो हैं वो IPP कहलाती हैं, तो जितनी कंपनीज हैं। अब आपने रिलेट ही ऐसे कर दिया कि वाकई नहीं तो ये नहीं सारे इसमें बहुत सारे जो हैं वो इलेक्टेबल्स हैं, जो किसी बंदे का विजन था किसी ज़माने में कि हम इलेक्टेबल ले रहे हैं ताकि हम गवर्नमेंट बनाएं, फिर भी वो इस काबिल ना हो सके, और जिनके खिलाफ सड़कों पे आए उन्हीं के कंधों पे बैठ के आए थे, फिर उन्हीं के खिलाफ आपने एक मुहिम शुरू की, फिर आप रेड लाइन बन गए, फिर आपने जो हल्ला गुल्ला किया और जो वो किया जो आज तक इस मुल्क में हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है आमिर भाई एक इलेक्शन की नहीं लगती, अगर इक़्तिदार में आ गए ये तो दोनों की तरफ से प्रेडिक्शन की गई, अब आने वाला वक्त देखिए क्या कहता है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ऑल्दो IG साहब जो हैं वो पुलिस अफसरान को लेकर बड़े मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और हर रोज़ हम देखते हैं कि पुलिस की बेहतरी के लिए कोई ना कोई वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। बावजूद इसके 16,000 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन शुगर, हेपेटाइटिस, दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला निकले। 1,85,000 की स्क्रीनिंग की गई। लंबी ड्यूटी, नाकिस खुराक, पुलिस एहलकार जो हैं वो ख़तरनाक अमराज में मुब्तला होने लगे। वैसे पुलिस एहलकारों की नहीं, ओवरऑल भी देखें ना तो हर दूसरा बंदा आपको इन बीमारियों में मुब्तला नज़र आ रहा है। साई साहब है ना, ये पंजाब पुलिस सोच रहे हैं, आमिर भाई कुछ जेहन में तैयार कर रहे हैं कहने के लिए। नहीं, मैं सोच नहीं रहा, आपने साई साहब की तरफ बॉल टॉस कर दिया। बड़े एफिशिएंट हैं, बड़ी लंबी ड्यूटी करते हैं, और IG ऑफिस के अंदर एक खतून जैली ASP बन के असले समेत अंदर चली जाती है गाड़ी लेके। एफिशिएंसी कहाँ रहती है? सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। IG ऑफिस के अंदर एक खतून असला लेकर बहुत, फिर और जैली ASP बनकर चली जाती है, फिर हमें कोई गन पॉइंट पे रोक ले तो कोई बड़ी बात, और आप IG ऑफिस के आगे से जरा मुझे गुजर के दिखा दीजिए। हाँ, सवाल ही नहीं करते। लेकिन भाई बात ये हो रही है, नहीं बात नहीं हो रही साई साहब, बात हो रही है, पॉइंट तो वैलिड है। जब आप बात करते हैं तो फिर अगर मुझे बात करने दें तो मैं बात आप नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं ये मुझे बताइए। नहीं बात है लंबी ड्यूटी की। लंबी ड्यूटी में क्या कर रहे हैं मुझे सिर्फ ये बता दें, ड्यूटी किसे कहते हैं? थानों में ये होता है कि सुबह आप ड्यूटी पे आते हैं, रात गए तक आप ड्यूटियों पे रहते हैं, कई दिन आपको छुट्टी नहीं मिलती। कहते किससे हैं साई साहब? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। हमारा देखें ना टाइम है कि सुबह आते हैं, हमने कितने बजे तक ड्यूटी पे रहना है, उसके बाद आपको हफ्ता बाद छुट्टी ना हो, आप वैसे ही खराबी हो जाती है, आप मेंटली तौर पे अपसेट हो जाते हैं। बात ये है कि वो जो सुबह कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ASI या SHO आता है, बेसिकली तो वही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्राइम को भी, लॉ एंड ऑर्डर पे भी पहुंच रहे होते हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे चूँकि हर चीज़ पुलिस पे डाल दी जाती है, और उनकी डाइट का कोई इंतज़ाम नहीं थानों में, उनकी ड्यूटी का कोई टाइम फ्रेम नहीं। कहा जाता है अफसरान की जानब से, IG की जानब से डायरेक्शन भी दी जाती है कि 8 दिन में एक छुट्टी होनी चाहिए, और ड्यूटी जो है वो 8 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चूँकि आपने देखा है कि जिस तरह ज़मान पार्क में ड्यूटियाँ दी हैं 24-24 घंटे, बल्कि मैं खुद कई लोगों से मिला हूँ जो 48-48 घंटे ड्यूटी पर हैं। ये बात ग्राउंड रियलिटी है, इसको मानना चाहिए। फिर बीमारियां तो होंगी जब आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, साफ़ पानी नहीं मिलेगा, जो ट्रैफिक वार्डन है वो सड़कों पे खड़े हैं, वहाँ पे डस्ट है, जो ड्राइवर्स हैं वो 48-48 घंटे ड्यूटियाँ करते हैं, नींद पूरी नहीं होगी तो आंखें ख़राब होगी। मसला ये है कि IG पंजाब ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव दिए हैं। IG पंजाब ने स्क्रीनिंग करवाई है और 1,85,000 बंदे की हो गई है। मेरा ख्याल है ये 17-18 हज़ार तक लोग जाएंगे।
इनका अब इलाज मुआवजा भी आईजी साहब करवा रहे हैं। और इसमें ये भी मैंने देखा है कि जो पहले कभी नहीं हुआ था, यहाँ पे कैंसर के पेशेंट को 20-20 लाख रुपया भी आईजी साहब ने दिया। आईजी पंजाब तो यही कर सकते हैं ना, हर थाने में जाके तो नहीं वो डायरेक्शन दे सकता, वो तो पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। अभी कल की मैं बात बताऊं तो आईजी साहब ने 12 लाख रुपया इनाम में दिया। अच्छी चीज है, आईजी साहब को ये करना भी चाहिए, मैं एग्री 12 लाख रुपया, 12 करोड़ रुपया आईजी पंजाब ने मुलाजमीन को इनामात दिए हैं। एक सेकंड, बस एक सेकंड, 1 मिनट रह गया तो इनामात दिए 12 करोड़ 12 अरब रुपया दे दे इनाम में। मैं कह रही हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल 363 वारदातें ना, ये सब कुछ तो किया आईजी साहब ने, बहुत अच्छा। अन्ना वंडे रियोड़ियां मुरमुर अपने नु उनको दे, लाहौर पुलिस का काम है ना, उनको दे। आईजी भाई लाहौर का पुलिस का काम, आईजी सबसे ऊपर होता है। मैं आपको बताऊं, तो पंजाब में तमाम सीसीपी किसके अंडर है, चलो मुझे ये बता दो। बिल्कुल आईजी के हैं, और आईजी डायरेक्शन दे रहा है ना, आईजी डायरेक्शन नहीं ना दे रहा, इनाम दे रहा है भाई उन पुलिस वालों को जिन्होंने नहीं करना चाहिए। आमिर भाई करना चाहिए, लेकिन कोई फीडबैक, मेरा यही मानना है ना। अब बात को जरा आमिर भाई, ये 363 वालों को भी जो आईजी पंजाब लाहौर पुलिस साई साहब मुझे वाइंड अप करना है खबर को, मुझे ये बता दें, बहुत अच्छा इकदाम आईजी साहब की जानिब से उठाया गया, मजीद भी आगे ऐसे अच्छे इकदाम उठाए जाने चाहिए। अब लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत केसेस की वो भी ठीक नहीं कर रहे, वो भी बंदे बहुत सारे जो है अदम शनाख्त पे जा रहे हैं। और जो आपके इसके रिजल्ट आएंगे वो बड़े खौफनाक होंगे। ये देखें, वो बड़े खौफनाक होंगे, वो बंदे ऑपरेशन वाले कहते हैं पकड़ते हैं, वो रेड कर रहे हैं ना, वो बंदे बिगड़े। ये हम बाद में बातों को क्लियर करते हैं, मुझे कहा जा रहा है वाइंड अप करने का। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है जी 8 जून। दुनिया भर में आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह ये दिन मनाया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है ये दिन मनाया जाना, और इस दिन आप लोगों को ये शऊर बेदार करना कि आया ब्रेन ट्यूमर है क्या। कैंसर का जब भी कोई नाम सुनता है तो जहन में एक ही चीज़ आती है कि ये लाइलाज मर्ज़ है। लोग खौफ का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी अता की है, और मेरे ख्याल से इसकी हिफाजत हमने खुद ही करनी है। वो किस तरह से करनी है? कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको हम जब स्टार्ट ही से नज़रअंदाज करना शुरू होते हैं तो वो आगे चल के किसी बड़ी बीमारी का पेश खैमा साबित होते हैं। सो आज के दिन कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर सकें, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकें। एक वो जो खौफ है, अगर आप उसी खौफ में मुब्तला रहेंगे तो फिर आपके लिए नुकसान क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। और ब्रेन ट्यूमर बेसिकली है क्या ये काबिल इलाज है भी या नहीं है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और क्या पाकिस्तान में इसका जदीद इलाज मौजूद है, इस पर बात होगी। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद जो कि न्यूरोसर्जन हैं मौजूद हैं। थैंक यू। हमेशा की तरह जब भी हम इन्हें बुलाते हैं इनकी खिदमत हमारे लिए पेश होती हैं, तो वेलकम कहेंगे अपने मेहमान को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब 8 जून है और दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे आज मनाया जा रहा है, कितना ज़रूरी है इस पर बात करना? देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर से आगाही का दिन है, पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसमें एक तो आम पब्लिक में खौफ ख़त्म किया जाए कि ये ट्यूमर क्या है, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, और फिर हम जिन मरीज़ों को ट्यूमर है उनके साथ अज़ारे यकजहती करते हैं और उनको बताते हैं कि अब पिछले 1 साल में या इस अरसे के दौरान क्या क्या नई जो हैं वो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, और ब्रेन ट्यूमर्स का प्रोग्नोसिस जो है वो कैसे चेंज हुआ है और जिद्दत क्या है ये इसके इलाज के अंदर। तो ये सारी जो है अवेयरनेस, यकजहती ब्रेन ट्यूमर के हवाले से अवाम नास और पेशेंट के साथ मनाने का दिन है आज। सही। सो ये बहुत ज़रूरी है जी आज के दिन। जो डॉक्टर साहब ने बड़ी बात ये कही कि हमें उन पेशेंट के साथ भी इजहार यकजहती करना है। ट्यूमर आमतौर पर रसौली को, गिल्टी को कहा जाता है, बॉडी में आपको कहीं फील होता है। अब दिमाग में अगर है तो सर हम किस तरह पता लगा सकेंगे? हाथ लगाए पता चलता है? किस तरह से इनिशियली इसके सिम्टम्स पे हम बात कर? देखिए, सबसे पहले जो रसौली है ना, इसका मतलब कैंसर नहीं होता। ठीक है। दिमाग में 100 किस्म की रसौलियाँ हैं और उनमें से सिर्फ 1/3 जो हैं, यानी कि 1/3 कैंसर हैं, और जो 2/3 हैं वो दूसरी रसौलियाँ हैं जिनको आप एक्सरसाइज करें। रसौली का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि दिमाग के अलावा मौजूद हो,
ठीक है, खोपड़ी के अंदर, इसका मतलब रसौली है। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल कैंसर नहीं होता। तो अलामतें जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि रसौली का साइज़ क्या है, रसौली जो है वो दिमाग की किस लोकेशन के अंदर है, सामने है, पीछे है, आगे है, दाएं हैं, बाएं हैं। जो दिमाग सारा हसास नहीं होता, सो जो हसास पोर्शन में है, जो कि बाजू और टांग को कंट्रोल करते हैं, तो उस पे है तो अलामतें और होंगी। जनरली सर दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, नज़र का मसला बन सकता है, बेहोशी की हालत हो सकती है, फालज हो सकता है, ये सारी पर्सनालिटी चेंजेस हो सकती हैं। अब जो कुछ चीज़ें आपने बताई, सर दर्द आज हर दूसरे बंदे को रहता है। यहाँ से 8 घंटे की जॉब करके अगर कोई जा रहा है, सो नॉर्मली ये रूटीन है कि आपको हर रोज़ सर दर्द फील हो रहा है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। या फिर अगर किसी को कोई मतली की कैफियत हो रही है, जहन में ऐसी कोई बात नहीं आती है कि कुछ ऐसा हो सकता है, आंखों में दर्द हो रही है, तो सबसे पहले होता है अच्छा जी नज़र का इशू हो जाएगा। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिसको हम कभी भी दिमाग की रसौली से रिलेट नहीं करते हैं। देखिए, जो ब्रेन ट्यूमर्स की डायग्नोसिस जो है ना, इट्स ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। इसका मतलब कॉमन थिंग्स आर कॉमन। ब्रेन ट्यूमर्स का जो इंसिडेंस है बहुत कम होता है। ये कुछ 30 के करीब मरीजों को 1 लाख की पॉपुलेशन के अंदर होता है। ठीक है ना, इसका इंसिडेंस बहुत कम है। ठीक है। सर दर्द की नो डाउट कि ज़्यादा जो काजेज़ हैं वो टेंशन हेडेक है, माइग्रेन है, बाकी चीज़ें हैं, इस तरह से मतली की काजेज़ स्टोमिक है। लेकिन इसलिए कहते हैं कि जब आपको ये अलामतें आएँ तो आप इग्नोर मत करें। आप किसी भी तजर्बाकार जो है वो डॉक्टर को, न्यूरोफिजिशियन को, न्यूरोसर्जन को ज़रूर दिखाएं। हम तो खुद डॉक्टर बन जाते हैं, घर में दवाइयाँ खा ली और कहा कि अच्छा जी अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें। सो ये तो अलामात हो गई। इसके अलावा मुझे अब ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, हेल्दी नॉर्मल बंदा नज़र आ रहा है, इन अलामात के साथ कितने % चांसेस हैं कि उसको दिमाग में रसौली हो सकती है? और फिर आप डिफरेंस बता रहे हैं कि हर रसौली ट्यूमर नहीं है। सो इससे परेशान होने वाली बात तो नहीं, अगर दूसरी रसौली है तो उसका क्या इलाज होता है? देखिए, दूसरी का मतलब ये कि यू वांट टू से कैंसर। देखें, इलाज जो है उसमें बहुत जिद्दत आ चुकी है। ठीक। देखें, आप ये देखें कि एक पेशेंट अगर हो तो उसकी क्या ख्वाहिश होती है। सबसे पहले उसके अंदर सवाल आएगा कि क्या ये जो रसौली है इसका कामयाब इलाज पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। ठीक है। क्या रसौली के ऑपरेशन में मौत वाक़या हो सकती है या कोई पेचीदगी हो सकती है? यस, हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस जो वॉकिंग टॉकिंग पेशेंट होता है उसमें 1% होता है। ठीक है। कुछ रसौलियाँ ऐसी होती हैं जो कि बाजू और टांग जैसे हसास जो दिमाग का हिस्सा होता है उसके बिल्कुल करीब होती हैं, सिर्फ उसमें कुछ चांसेस होते हैं कि आपको फालिज हो सके। जनरली रसौली का बहुत कामयाब इलाज मुमकिन है। हमारे अमेरिका के अंदर एक बहुत मशहूर न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने कहा था कि न्यूरोसर्जन को दिमाग की रसौली का इलाज इस तरह से करना चाहिए सर्जरी कि वो दिमाग के अंदर से रसौली को चुरा ले। मीनिंग देयर बाय कि दिमाग के बाकी हिस्सों को पता भी ना चले, यानी कि बाकी दिमाग के हिस्से डिस्टर्ब ना हो, उनमें कोई फिट्स ना आए, उनमें कोई फॉलेज ना हो, और मरीज उठे तो देखने वालों को पता ना चले, क्योंकि कॉस्मेटिकली वो ऐसा हो कि मिनिमल हेड शेव हुई हो, मॉडर्न टेक्निक से किया हो, बड़े कट्स ना हो, तो देखने वालों को भी पता हो, बाल जो है वो पूरी टिंड ना की हुई हो मरीज़ की, थोड़ी सी स्ट्रिप शेव की हो। सो ये सारी जो जिद्दतें जो हैं, ये मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और लाहौर के अंदर मौजूद है। सो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कितनी जल्दी ऑपरेशन आप रिकमेंड करते हैं, सर्जरी रिकमेंड करते हैं। और मुझे ये भी बताइएगा, एज फैक्टर भी क्या इसमें मैटर करता है? अगर कोमोबिलिटीज़ हैं, अगर किसी को साथ दूसरी बीमारियां हैं, सो वो कितना रिस्क फैक्टर होता है? देखिए, सर्जन जो है वो सारा क्वान्टिफाई करता है। ठीक है। आपके यंग पेशेंट्स के अंदर अलामात जल्दी आ जाती हैं क्योंकि दिमाग फुल होता है। जो एल्डरली होते हैं उनमें दिमाग जो होता है उसके अंदर स्पेस काफ़ी होती है टू अकोमोडेट। फिर ये देखना होता है कि हमने पेशेंट की जो है वो इस वक्त स्टेटस क्या है। किसी भी दिमाग के ट्यूमर की सर्जरी का दारोमदार कर्नास्की स्कोर के ऊपर होता है। कर्नास्की स्कोर का मतलब होता है कि क्या मरीज अप एंड अबाउट टॉकिंग है, मरीज बेड बाउंड है, व्हील चेयर बाउंड है, कॉमाटोज है, वेंटिलेटर के ऊपर है। तो इसका आउटकम जो है वो अकॉर्डिंगली होता है। एंड ये सारा प्रोपोर्शनेट है कि आप कितनी जल्दी आते हैं, आपके मुल्क का स्क्रीनिंग सिस्टम क्या है, आपका GP क्या है, रेफरल सिस्टम क्या है, पेशेंट अवेयरनेस क्या है। तो ये सारे प्रोग्राम इसलिए हो रहे हैं
कि आपको अगर इस किस्म की परसिस्टेंट अलामात होती हैं तो फ़ौरन आपको किसी डॉक्टर के पास, अगर आप प्राइवेटली अफोर्ड नहीं करते तो आप सरकारी अस्पताल के अंदर चले जाएं, स्कैन करवा लें। जगह जगह अब तो गलियों के अंदर सीटी स्कैन लगे हैं। लाहौर के अंदर कुछ 200 से ज़्यादा सीटी स्कैन होंगे ऐसे, बिल्कुल एग्री। लाहौर के अंदर 50-60 के करीब तो एमआरआई स्कैन होंगे। सो नाउ द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज़ वेरी इजी नाउ इन हाँ, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रिकवरी चांसेस क्या हैं? एक पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई, उसके बाद रिकवरी फेज की तरफ आ जाए। देखिए, रिकवरी जनरली हम जो वॉकिंग टॉकिंग पेशेंट होता है उसको 3-4 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं। रिकवरी बहुत अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइज़ क्या है, मरीज़ जो है वो कितना बेहतर था सर्जरी से पहले, और आपने अंदर कितनी प्रिसीजन और सफाई के साथ काम किया है। ठीक है ना, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। बट जनरली आई थिंक फिर आपकी बातों से मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी, डॉक्टर पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ये इतना सेंसिटिव ऑपरेशन किसी सीनियर डॉक्टर से ही कराना चाहिए, उस पर आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्या एज भी रिकवरी फैक्टर में मैटर करती है कि अगर आप यंग एज में हैं तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखें अगर आपको कोमॉर्बिड्स हैं, आप आर्टेरियोपैथ हैं, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, एट्रोफिक ब्रेन है आपको और बीमारियां हैं, तो नेचुरली फिर रिकवरी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। अब जैसे ना वूंड हीलिंग है, एल्डरली के अंदर वूंड हील लेट करता है, यंगस्टर्स के अंदर जल्दी कर देता है। लेकिन ऐसे यंगस्टर जिनको कोई ऐसी ब्लड की बीमारियां हैं या कोई और मसले मसाइल हैं, तो ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कम्प्लेक्स। इसके अंदर देयर सो मैनी फैक्टर्स। वो कहते हैं ना कि किस्मत, आपकी किस्मत इसी का तो नाम है। बिल्कुल, कि आप एक खाना खाते हैं, कुछ का पेट खराब हो जाता है और कुछ जो है वो सेहतमंद हो जाते हैं। ऐसे ही। तो द सेम इज द सर्जन ऑपरेट्स विद द सेम पैशन, विद द सेम नाइफ, विद द सेम स्किल्स in the patients, but you have a different outcome depending upon the fate of the patient, which means the comorbid states, the medical illnesses, the age, the condition of the brain, the status of the patient before surgery, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। सही। तो लेकिन जनरली मैं आपको ये बता दूं कि अवामन नास को ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम एंडोस्कोप से थ्रू नाक सर्जरी कर रहे हैं। जो है आपको कट देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने कट देना है तो या आप आईब्रो के अंदर दे दें या स्ट्रिप शेव में आप कर दें, तो मिनिमल इसको इन्वेजिव ब्रेन सर्जरी कहा जाता है। कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी अवेलेबल है, स्टीरोटैक्टिक सर्जरी अवेलेबल है। तो एक मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैं बल्कि ब्रेन ट्यूमर के हवाले से मैं अवामन नास को ये कहना चाहता हूँ कि आज का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि लोग कहते हैं जी मैंने गैमा नाइफ करवाना है ट्यूमर्स के लिए। खुदा के लिए गैमा नाइफ बिल्कुल डॉक्टर की हदायत पे करें, लेकिन आप 3-4 न्यूरोसर्जन, सीनियर न्यूरोसर्जन से ज़रूर गैमा नाइफ करवाने से पहले ज़रूर पूछ लें, क्योंकि गैमा नाइफ जो है वो ट्यूमर को ख़त्म नहीं करता, ट्यूमर की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देता है। ट्यूमर हूबहू उसी जगह रहता है, या थोड़ा सा साइज़ कम हो जाता है, उसमें आके फिर आपको हर 6 महीने बाद, साल भर स्कैन करवाना पड़ता है, और आपको इस जस्ट लाइक ए टाइम बॉम्ब यू आर हैविंग इन योर ब्रेन। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, गैमा नाइफ की इंडिकेशंस हैं, हम भी करवाते हैं, लेकिन 3-4 जो न्यूरोसर्जन से पूछे बगैर आप सेल्फ रेफरल के तहत खुदारा गैमा नाइफ ना करें। हाँ, ऑब्वियसली आपको माहिरीन की इसमें राय जो है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कितने चांसेस हैं कि एक दफ़ा आपका ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी हुई तो दोबारा वो हो सकता है? ये भी चांसेस होते हैं? जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर की नेचर क्या है। ठीक है। अगर तो वो बिनाइन ट्यूमर है और आपने पूरा एक्सरसाइज कर दिया तो इट नेवर कम्स बैक। ओके। अगर वो बिनाइन नहीं है, यानी कि जड़ों वाला ट्यूमर है, या जिसको कैंसर कहते हैं, तो उसके 4 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक है। इनकी मुख्तलिफ प्रोग्नोसिस है। उनके आजकल हमारी पैथोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस हो गई है कि हम ट्यूमर्स का प्रोलिफरेटिव इंडेक्स, उनका जेनेटिक एनालिसिस उनका करते हैं, हमें उनके ग्रोथ का पता होता है। फिर उसके बाद आपकी रेडिएशन है, फिर आपकी कीमोथेरापी है, इम्यूनोथेरापी है। देखें, ये मरीज़ की किस्मत है कि उसको ट्यूमर हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, हम अल्लाह की तरफ से वसीला हैं, और हम एथिकली, ये हमारा भी काम है कि वी शुड प्रोवाइड वेरी एथिकल सर्विसेज, कि हम मरीज़ की फेट के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन देयर इज़ ए लिमिट टू व्हाट वी कैन हेल्प आउट टू द पेशेंट। एग्री, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं जो हम नॉर्मली लोगों की बातें सुनते हैं कि अच्छा ये हुआ तो इसकी वजह ये थी, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल,
या टेंशन बहुत सारी लेना, या कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये तो हर वक्त सोचता ही रहता था, हर टाइम परेशान रहता था, ये वजह हो सकती है, जेनेटिक हो सकता है। वजूहात इसकी अब तक क्या सामने आई हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वजूहात जो हैं माँ सवाए कोई रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के और वजह का पता नहीं चला। तो चाइल्डहुड में बच्चों को रेडिएशन लगे तो बाद में हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा नहीं होता कि बाप को ट्यूमर है तो बेटे को हो जाए, या बहन को ट्यूमर है तो भाई को हो जाए। देखिए, अगर टेंशन से ब्रेन ट्यूमर होने लगे तो जितने आपके साइकेट्रिक पेशेंट हैं सारों के अंदर ब्रेन ट्यूमर्स हों, ठीक है, लेकिन द साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर लेस देन 1% ऑफ द पेशेंट्स जो है दे माइट हैव ए ट्यूमर। अच्छा, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा ब्रेन ट्यूमर साइकेट्रिक सिम्टम्स के साथ ज़रूर प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जितना डिप्रेशन और ये चीज़ें आम हैं, अगर ट्यूमर होने लगे तो हमारा हम तो रात सो भी नहीं सकते, इतना हमें काम करना पड़े। बिल्कुल। अच्छा जी, क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा होना, ये फैक्टर्स शामिल हैं? देखिए, ट्यूमर तो ये नहीं काज करता है, लेकिन आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि स्क्रीन टाइम आप कम करें, क्योंकि यू शुड हैव ऑप्ट हेल्दी हैबिट्स। आप प्ले फील्ड्स में जाएं, जिम करें, वॉक करें, बुक रीडिंग करें। आप आईपैड के ऊपर भी रीडिंग कर सकते हैं इफ़ यू आर रियली क्यूरियस, बट आई थिंक स्क्रीन टाइम जनरली कम होना चाहिए। लेकिन बिकॉज इट कीप्स यू एंगेज ऑल द टाइम, एंड ब्रेन को जो है ना आपको पॉजिटिव चीज़ों के अंदर आपको जो है वो यूज़ करना चाहिए। और रिलैक्सेशन के लिए आप और चीज़ें देखें, आपका मज़हब रिलैक्स करता है, आपको म्यूज़िक रिलैक्स करता है, आपको ये सारी एक्सरसाइजेज एंड वॉकिंग ये रिलैक्स करता है रादर देन इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम। बिल्कुल, आपने सही कहा। सो आज के दिन हमने गाइड ये भी करना है कि वो जो ज़्यादा चीज़ें इसकी तरफ हमें लेके जा सकती हैं उनको हमने थोड़ा सा पीछे लेके आना है। हेल्दी लाइफस्टाइल, और हम ब्रेन ट्यूमर के चांसेस को कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप ब्रेन ट्यूमर के चांसेस को इसलिए कम नहीं कर सकते कि हमें इसकी वजह का नहीं पता। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि ब्रेन ट्यूमर को एज अर्ली एज पॉसिबल डायग्नोज करें। ठीक है। और उसका वाहद हल ये है कि अगर आपकी कोई अलामात परसिस्टेंट रहती हैं तो आप ज़रूर किसी तजर्बाकार डॉक्टर को दिखाएं, नंबर 1। और दूसरी बात है कि डॉक्टर जो आपको हदायत जारी करे या तजावीज़ जारी करे उसमें फिर अपनी मनमानी ना करें, फिर देन यू हैव टू एक्ट ऑन इट। अब हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं, उनको ट्यूमर अर्ली स्टेज पे होता है या एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो उनको सीरियल MRI की, CT स्कैन की ज़रूरत होती है, ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन पेशेंट अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो जो हैं वो डॉक्टर की हदायत पे अमल नहीं करते, और मरीज़ जब कोमाटोज हालत में होता है तो उसको लेके आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब अब आप करें। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि समटाइम हम सर्जरी करते हैं और पेशेंट को हम पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, लेकिन मरीज़ जो हैं वो रेडियोथेरेपी के अगर थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ तो वो घर चले जाते हैं एंड देन दे क्विट इट, वो नहीं करवाते। तो देखें, सर्जरी एक पार्ट है कैंसर ब्रेन ट्यूमर का, रेडिएशन दूसरा पार्ट है, कीमोथेरेपी या दवाइयाँ टाइमिज़ोलामाइड वगैरह ये तीसरा पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें मिल के चलती हैं तो हम इस मूजी मर्ज का जो है वो मुकाबला मिल के कर सकते हैं। डॉक्टर सिर्फ एक वसीला है, डॉक्टर कैन ओनली एडवाइस, इट्स ओनली द यू हु हैव टू एक्ट ऑन इट। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को आप? मैसेज ये है कि आप ब्रेन ट्यूमर से मत घबराएं। आपको अगर ये बीमारी लाहक है तो इसका मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट में, न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट में इतनी जिद्दत है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे इलाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर हम वही ऑफ़र कर रहे हैं। और जो दुनिया के अंदर प्रोग्नोसिस है, जो दुनिया के अंदर टेक्निक है, जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, अभी क्रेनियोटमीज़ हैं, मॉनिटरिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़, टेक्निकल एक्सपर्टीज़, स्किल, डायग्नोस्टिक टूल्स, ये हर चीज़ अवेलेबल है। ये फ़ैसला आपने करना है कि आप किस वक्त जो है वो इलाज स्टार्ट करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, और बचत भी तभी है जब आप फौरी तौर पर इन सिम्टम्स के साथ जिनका हमने जिक्र किया अपने डॉक्टर से रिजू कर लें, तो बहुत हद तक जो है आपकी बीमारी जो है वो काबिल इलाज, और बहुत जल्द डायग्नोस होने पर उसका इलाज भी बेहतर तरीके से हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है जिस पर हमने डिटेल में गुफ्तगू की। डॉक्टर खालिद ने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबको महफूज भी रखे, सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती, सेहत वाली, सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। लेकिन अब ज़रूरी कुछ चीज़ें जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। टेंशन हर दूसरा बंदा ले रहा है, परेशान हर दूसरा बंदा है। आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करेगा तो आप चाहे अपनी ड्यूटी पे हैं, चाहे आप कहीं किसी इवेंट पे जा रहे हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, सब गेम यहाँ से है। आप यहाँ से पुरसकून हैं तो अच्छे तरीके से सो भी सकेंगे, अच्छे तरीके से कोई मूवी भी इंजॉय कर सकेंगे, अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका ना सिर्फ दिमाग बल्कि पूरी बॉडी डिस्टर्ब होकर रह जाती है। सो रिलैक्स कैसे रहना है, पॉजिटिविटी को किस तरह से हमने अपने इर्द गिर्द जन्म देना है, इस पर हमने बात करनी है। माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम कुछ इंजॉय करना चाह रहे हैं तो हम रिलैक्स हैं तो कर सकेंगे, अदरवाइज जितना मर्जी कुछ एंटरटेनमेंट का लगाओ आपको नहीं अच्छा लग रहा होता, क्योंकि आप यहाँ से खुश नहीं हैं, आपका दिमाग रिलैक्स नहीं है। वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हर टाइम हमें परेशान रखते हैं या हम उनसे बाहर भी निकलना चाहें तो नहीं निकल सकते हैं? अना, एक तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम मेंटल हेल्थ को सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते कि मेंटल हेल्थ हमारी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि अ साउंड माइंड हैज़ अ साउंड बॉडी। एग्जैक्टली। अगर आपका दिमाग बिल्कुल साउंड है, पीसफुल है और हेल्दी है, पॉजिटिव है, तो आपकी बॉडी पे भी उसका इफ़ेक्ट जो है उसी तरह से आता है और आपकी बॉडी भी वही फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करती है। लेकिन मसला ये है कि हम इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स और इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स में रह रहे होते हैं कि इसमें हर वक्त अपने आप को कंफर्टेबल रखना, हर वक्त अपने आप को पुरसकून और पीसफुल रखना एक चैलेंज है हमारे लिए। और हम ये समझते हैं कि वो लोग जो कि कभी परेशान हो जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, कभी सैडनेस उनके चेहरे के ऊपर हमें नज़र आ जाती है, दैट मे बी नॉट एक्सेप्टेबल। या हमें हर वक्त जो है वो खुश रहना है। एक चीज़ जो है ना जिसको हम कहते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त मेरे चेहरे के ऊपर जो एक स्माइल रहनी चाहिए, मुझे हर वक्त बहुत एक ऐसे हाइपर एक्टिव मोड में रहना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है वट एवर इज कमिंग टू यू, आपकी तरफ जो कुछ भी आ रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेसर्स हैं, चैलेंजेस हैं, सब कुछ है, मगर आप उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हुए यू आर टेकिंग द अदर साइड। और वो अदर साइड ये है दिस शेल टू पास, इसको गुजरना है और ये प्रॉब्लम मुझे कुछ बेहतर देने के लिए आया है एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। यानी आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, आप अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं, आप डाउन भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बट व्हेन यू आर टेकिंग द अदर पोजीशन, बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी ये तो एक नई मुसीबत मेरी ज़िंदगी में आ गई है, हर रोज़ एक नया मसला जो यहाँ पे होता है, हर रोज़ आप नई नई चैलेंजेस से जो है आपको, ये भी एक वे ऑफ थिंकिंग है, बट देयर इज़ अनदर। जब आप इस साइड के ऊपर आ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम दिस शेल टू पास, इसने ओवर होना है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ स्टैग्नेंट नहीं है, आप उसके लिए कुछ करते हैं या नहीं करते, वो खुद ब खुद चीज़ें इवॉल्व होती हैं। समटाइम्स जब आप कुछ कर रहे होते हैं, इंटरवीन करते हैं, तो रिजल्ट्स डिज़ायर्ड हो सकते हैं, यानी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें हो सकती हैं या फिर डैमेजेस कम हो सकते हैं। मसलन अगर आप किसी मसले में से, किसी लॉस में से गुजरे हैं, बट आपने इंटेंशनली उसको प्रोसेस किया, उसके बारे में सोचा है, तो उसका डैमेज आपको कम होगा। सही। अगर आपने उसको बगैर सोचे समझे बस जाने दिया है और आप यू आर ऑन द अदर साइड जहाँ पे आप नेगेटिव अप्रोच के साथ बैठे हुए हैं, तो फिर आप ये सोच लें कि वो डैमेज आपको ऐसा डैमेज करके जाएगा जो आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज कर सकता है। सही। बाकी चीज़ें तो इन्वायरमेंटल होंगी, मगर आपकी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर देगा और आपके अंदर एक लो कॉन्फिडेंस वाली सूरत हाल क्रिएट हो सकती है कि जी मैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल ही नहीं हूँ। सो दिस इज़ जस्ट टू टेक द पोजीशंस। ये पोजीशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। चूज़ करना है, चूज़ करने का एलिमेंट देखें, सिर्फ ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारा रिलीजन इसको, और हम तो आपस में जब बात भी वन कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं इंसान के पास चूज़ करने का हक है, वो चूज़ कर सकता है। ये राइट इतना बड़ा है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि अगर हमें ये समझ आ जाए कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, तो आप कभी भी ये नहीं चूज़ करेंगे कि मैंने इस तरफ रहना है। आप हमेशा ये चूज़ करेंगे ये मेरे हाथ में है, जो मसला आ रहा है अगर वो मेरे लिए मुसीबत है तो फिर थिंक ऑफ इट कि इंसान आज जिस स्टेज के ऊपर पहुंचा है अपनी तरक्की के,
तो वो यहाँ कभी नहीं पहुंचता। उसको आंधी तूफानों ने घेरा, उसने घर बनाने शुरू किए, उसको गर्मी लगी, उसने पंखे, और अगर ये चीजें होती नहीं तो हम यहाँ भी नहीं होते। बिल्कुल, आपने सही कहा। देयर इज अ टू काइंड ऑफ पर्सन। एक बंदा होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, हर चीज़ को फील करता है, हर चीज़ को लेके परेशान हो जाता है और उसकी ज़िंदगी परेशानियों में घिरी रहती है। ऑल्दो वो किसी का बुरा नहीं करना चाह रहा होता, समटाइम दूसरों के लिए भी वो परेशान हो रहा होता, और एक बंदा वो है जो कि जो कुछ मर्जी हो रहा है बड़ा रिलैक्स बैठा है। सो दोनों पर्सनालिटीज़ जो हैं वो अब एक बंदे को हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव भी है लेकिन हर चीज़ की टेंशन लिए जा रहा है। सो वो किस तरह अपना डैमेज कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले जो है डैमेज तो वो बहुत बुरी तरह करा है, बिकॉज जो बिजनेस मेरा भी नहीं है, अल्लाह मोहल्ला का एक मसला हो रहा है, उसको भी मैं इतना पर्सनलाइज करके अपने ऊपर सवार कर रहा हूँ और मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। हमें सेंसिटिव होना इज़ रियली गुड। आप चीज़ों के बारे में सेंसिटिव हों, आप पॉजिटिव हम उनके बारे में सोचें, मगर आप सेंसिटिव होकर ये नहीं कर सकते कि आप उस चीज़ को इंटरनलाइज करें और अपने ऊपर उसका इफेक्ट लिए जा रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो देन यू आर नॉट डूइंग एनी गुड टू योर सेल्फ। अपने आप से कोई अच्छा नहीं कर रहा, ना ही आप दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज आपका सिर्फ परेशान होना कभी किसी इंसान को हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, आप परेशान हैं एंड यू वांट अ सॉल्यूशन, तो फिर वो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। ओवर थिंकिंग एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो इस क्लास में आती है, जो सेंसिटिव लोग होते हैं जिनके बारे में अभी हम बात करें, और ये ऑलमोस्ट मोर और लेस आप कह सकते हैं कि हमारी जो मोर देन 50% आबादी है ना, वो ओवर थिंकिंग का शिकार है। अब ओवर थिंकिंग क्या होती है कि आप हर चीज़ के बारे में इतना निटी ग्रिटी सोचना शुरू कर देते हैं कि वो चीज़ आपके लिए एक चैलेंज बन जाती है, और उसके बारे में फिर आप पॉजिटिव नहीं सोचते। यानी आपने अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया, मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। आपने अपनी पास्ट मिस्टेक्स को उठाया कि मेरे साथ मैंने वो भी गलत किया था, वो भी गलत किया था, वो भी गलत किया था। व्हाट इफ अगर ये ऐसे ना हुआ, अगर ये ऐसे ना हुआ तो क्या होगा? अगर ये ऐसे ना हो तो डेफिनेटली कुछ और ज़रूर होगा। सो जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो आपकी खुशियों की कातिल है। आप हर वक्त हर चीज़ को इतना डीप डाउन जाके सोचने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई मसला नहीं भी है, मगर आपकी ओवर थिंकिंग उस मसले को क्रिएट कर देती है वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरे तरीके से उसके लिए प्रिपेयर हो, मगर जब आपने ओवर थिंक किया, आपको एक छोटा सा पॉइंट नज़र आ गया, ये हो सकता है कि इस तरह से ना हो, उस छोटे पॉइंट ने आपके दिमाग को ऐसा हाईजैक किया कि अब आपका पूरे का पूरा सिनेरियो जो बिल्कुल यहाँ पर देखने वालों को हमने गाइडलाइन जारी करनी है कि आप अपनी दिमागी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो जो है रोज़ाना उठ के सब जो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि रात को सोने से पहले अपने आप को ये कह के सोया करें, कल का दिन एक अच्छा दिन है और कल नई अपॉर्चुनिटीज़ का दिन होगा। आई विल स्पेंड दिस डे विद फुल स्पिरिट्स के साथ वो दिन हम गुजारेंगे। जब मैं सुबह उठूँ तो मेरे चेहरे पे स्माइल होगा। ये आपका आखिरी मैसेज अपने आप को होना चाहिए। वाई? क्योंकि आपका दिमाग पूरी रात इसको प्रोसेस करेगा और जब आप सुबह उठेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्माइल आपके फेस के ऊपर होगा। ठीक है, फ़ौरन से उठते ही हमारा काम है मोबाइल पकड़ लो। डोंट डू दिस प्लीज़। फ़ौरन मोबाइल की तरफ मत जाइए, क्योंकि अगर आप मोबाइल फ़ौरन पकड़ रहे हैं तो वो आपके दिमाग को नेगेटिविटी वहीं से शुरू हो जाएगी। उठ के नमाज जो आपने पढ़नी है वो कीजिए। 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स मेडिटेट कर लीजिए। वो नमाज के बाद भी हो सकता है अगर आपको नमाज़ पढ़ने की रूटीन है, अगर नहीं है तो मेडिटेशन वैसे भी हो सकती है और एक्सरसाइज हो सकती है। 15 to 20 मिनट्स जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपने पॉजिटिव एफर्मेशन अपने आप को देनी, आज का दिन बहुत अच्छा होगा एंड एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। और अगर कुछ नेगेटिव होता है तो मैं उसमें से पॉजिटिव, ये आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। जैसे अभी शुरू में आपने ये बात बताया कि सब यहाँ हो रहा है, इस सब को जो चीज़ यहाँ पे होने वाले को जो कंट्रोल कर रही है चीज़, वो हमारी कमांड्स हैं, हमारी सेल्फ टॉक है, हमारे ऑर्डर्स हैं, हमारी थिंकिंग है। बेसिकली दिमाग खुद से कुछ नहीं कर रहा, आप इसको जो करने को कह रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने अगर चूज़ किया है, जैसे मैंने कहा कि उसी मेडिटेशन में चूज़ कीजिए, आई चूज़ पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिव। आज के दिन में मैंने पूरे दिन में सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स चीज़ों के जो है वो देखने और अपने आप को पीसफुल रखना और पॉजिटिव रखना। ठीक है, आप जब शुरू अपना दिन इस तरह से करते हैं, 20 मिनट्स आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है पॉजिटिविटी को चूज़ करने के लिए, तो यू डोंट नीड टू मेक एनी मोर एफर्ट्स। आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, दिमाग की ट्यूनिंग हुई हुई उसने सारा दिन उसी प्रोसेस में से गुजरना है। सो अगर आप ये सिंपल हैबिट्स अपनी दिन के शुरू में ही ये कर लें तो यू विल फील कि देयर इज़ अ लॉट चेंज इन योर लाइफ, बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। सो ये भी कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द, क्योंकि कंपनी मैटर्स अ लॉट। आप जिस तरह के लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं
उनकी वही सोच, उनकी वही नेगेटिव एनर्जी, उनकी नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं और आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि हम एक दूसरे की एनर्जीज लेते हैं। बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव लोगों के दरमियान में रहिए, जहाँ पे थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिल रहा है, पॉजिटिव डिस्कशंस हो रही हैं, जहाँ पे नए नए और जोक्स क्रैक हो रहे हैं, वहाँ पे रहने की कोशिश करें ताकि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो एटलीस्ट कहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स भी हो सके और उसमें हर दिन एक नई चीज़ जो है वो आ जाए। ये नेगेटिव थिंकिंग जिन लोगों की होती है, ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है कि अपने आप को सबसे पहले डिलीट कीजिए उन लोगों को अपनी लाइफ में जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, जहाँ से आपको नेगेटिव एनर्जीज मिलती हैं, जिनकी कंपनी में बैठ के आप जो है वो नेगेटिव ही सोचते हैं, उन लोगों से बचने की कोशिश करें, बिकॉज दे आर द टॉक्सिक वंस। ना उन्होंने खुद कभी कुछ अच्छा सोचा, ना वो आपको इस तरफ लेके जाएंगे। सो अपनी कंपनी बड़ी केयरफुल चूज़ कीजिए, आपने किन लोगों के साथ बैठना है, किन लोगों के साथ बैठ के टाइम गुजारना, बिकॉज टाइम इज़ रियली मैं कहती हूँ दिस इज टाइम इज डायमंड। हाँ, वो क्वालिटी टाइम, आप क्वालिटी टाइम आपके पास आधा घंटा मैक्सिमम या 2 घंटे होंगे जो आप अपने साथ गुजार रहे होंगे। आपने अगर वो भी उन लोगों के साथ गुजार दिए जिनका आप दुख सुख सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। लेट मी टेल यू, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम लोगों के दुख सुख सुनना है सारा। बिल्कुल। अब उस दुख सुख में हमारी तरफ जो है वो नेगेटिव एनर्जी ही आ रही होती है ना, क्योंकि वो हम ले रहे हैं। हम जितना मर्जी भी इसको अवॉइड करें, हालांकि हमारी ट्रेनिंग है कि हमने इसमें से बाहर निकलना है, मगर वो एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब अगर उसके बाद हम अपने लिए कुछ ना करें तो दैट मीन्स कि हम इतने नेगेटिव हो चुके हों कि हम जो पॉजिटिविटी की बात भी बन करते हैं शायद हम वो ना कर सकें। दैट इज कमिंग थ्रू कि हम फौरन उसको डिसोसिएट करते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपने अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप पॉजिटिव टॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छे जो है वो कुछ कॉमेडी देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। यानी क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड करना है, जिन चीज़ों से आपको खुशी महसूस होती है आपने वो चीज़ें करनी है, पॉजिटिव चूज करना है। हाँ, ये सिलेक्शन आपकी अपनी है। सो ये सब चीज़ें आपके दिमाग को रिलैक्स रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। हमने आपको बताना है आज का मौसम, टुडेज वेदर में। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। मायदा हमें बता रही हैं कि आज का टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम कितना रहेगा। ओवर टू यू मायदा। शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज शहर में गर्मी की शिद्दत जो है वो शिद्दत से बरकरार है। सूरज जो है वो हमारे शहरियों को अच्छी खासी आंखें दिखा रहा है। टेम्परेचर जो है वो इस टाइम 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन ये जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है इसमें अच्छी खासी गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है कि शहरियों का जो है वो धूप में 1 सेकंड के लिए भी खड़े होना महाल है। धूप में आपकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, जिसकी वजह शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का बार बार कहा जा रहा है। खासतौर पे वैसे भी क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो शहरियों को खुद भी चाहिए कि पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके साथ साथ इमली, आलू बुखारे लाइक इस तरह के शरबत जो हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारे शहरियों को पानी की कमी ना हो। पानी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है शहरियों की तबीयत भी जो है वो बिगड़ सकती है। तो ओवरऑल मौसम जो है वो इसी तरह से है। आज सूरज शहरियों को आंखें जहाँ पर दिखा रहा है वहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी अच्छा खासा इजाफा देखने में नजर आ रहा है। 209 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। टेम्परेचर करंट तो जो है वो इतना रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 37 से 38 तक जाने के अमकानात है। लेकिन ये जो टेम्परेचर 37 से 38 तक जाएगा इसमें जो है वो गर्मी की अच्छी खासी शिद्दत रिकॉर्ड की जाएगी। टेम्परेचर कम लेकिन गर्मी की हरारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जाएगी। तो शहरी जो है वो बाहर निकलते वक्त अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर करके घर से बाहर निकलें। ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि सूरज की तपिश से जो है वो बचा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।